देखो इतिहास पढ़ोगे ना तो इस इतिहास में क्या चीज़ पढ़ना है, भारत के इतिहास पढ़ना है केवल। क्या? तो भारत के इतिहास, तो भारत का जो इतिहास है, अब तो कोई भी इतिहास शुरुआत से होता है, एकदम शुरुआत से, तो ये प्राचीन काल बोले, एकदम पुराना चीज़ को क्या बोला जाएगा, प्राचीन। तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्राचीन भारत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये भी टॉपिक लिखोगे कि प्राचीन भारत। अब देखोगे कि प्राचीन भारत जो है, तो इस प्राचीन काल में सबसे पुराना चीज़ क्या होगा, यही ना जानोगे। तो सबसे पुराना चीज़ जो है वो हमारा सभ्यता आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या मतलब भारत का जो स्टार्टिंग माना जाता है, क्या माना जाता है कि सिंधु घाटी से इसका इतिहास स्टार्ट होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अभी देखोगे इसके बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर किस लिए जाना गया है। तो कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जो सिंधु घाटी सभ्यता। इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता से। तो लिखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सबसे पहली सभ्यता थी जो सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे फूली फली थी। मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस नदी के किनारे फूली फली थी? सिंधु नदी। किसके? जो सिंधु नदी है उसी सिंधु नदी के किनारे और इसकी और सहायक नदी। क्या? सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे कौन सभ्यता फूला फला? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी से ही क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। कह रहे इसके फूलने फलने का जो काल है, यानी कि चलने का समय कि कितने से कितने समय तक इस चीज़ को मतलब कि आगे बढ़ते रहा, मतलब इसमें विकास होते रहा, वो समय रहा 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। कितना? 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ये जो है इसको शहर बोल सकते हो, उस समय के लिए गांव बोल सकते हो ना, एक जगह बोला जा सकता है कि ये जो जगह रहा सिंधु घाटी सभ्यता, ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक क्या होते रहा, फूलते फलते रहा। मतलब इसमें कोई ना कोई परिवर्तन होते रहा, आगे ये बढ़ते रहा। उस समय के कुछ स्थान रहा। क्या रहा? अब कुछ स्थान रहेगा ना जो अभी के टाइम में भी उपस्थित होगा। मतलब इसी समय हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय के कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान होगा अभी तक होना चाहिए। तो उससे जुड़ा हुआ कोई जो जगह है वो है अहमदाबाद। क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े मुख्य स्थल। क्या जुड़े मुख्य स्थल कौन कौन सा है, ये चीज़ लिख लोगे। तो कौन कौन चीज़ है? अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद किस राज्य में अभी के? अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? वर्तमान राज्य में गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो एक चीज़ मालूम चला ना इसे कि अहमदाबाद अगर गुजरात में है, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भी किस क्षेत्र में था? गुजरात के तरफ ही था। दूसरा जो है लोथल। क्या है? दूसरा जो स्थान है वो लोथल है, ये भी गुजरात के समीप ही था। तीसरा जो स्थान है राजस्थान में कालीबंगा। क्या है? तीसरा जो स्थान मिला वो क्या है? कालीबंगा। और ये जो कालीबंगा है ये किस राज्य में है? राजस्थान में है। मतलब इन सभी जगहों तक इतने बड़े क्षेत्र में फैले रहा और फूलते फलते रहा कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो प्राचीन काल की सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसी में और क्या आएगा? चंडीगढ़ आएगा। इसके बाद चंडीगढ़ के समीप रोपड़ आएगा, सिंध आएगा। सिंध कौन आएगा जगह इसमें जुड़ा हुआ? सिंध। और ये जो सिंध है, सिंध अभी वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तभी इसको सिंध को पाकिस्तान में गए हुए ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ। और अब देखोगे इसके बाद
कि जो मोहनजोदड़ो है पंजाब है और के मोंटगोमेरी जिले में हड़प्पा, इस सभ्यता का सर्वाधिक उल्लेख स्मारक है विशाल स्नानागार। क्या है? ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता बोलो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है इसके विशाल स्नानागार से। क्या चीज़ है? विशाल स्नानागार। इसका मतलब समझ में आए लोग? विशाल स्नानागार का मतलब है कि नहाने वाला जो जगह है वो सबसे बड़ा जगह होता था। ये वाला मिटा दे, मुख्य शहर जो है जगह सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्राचीन भारत। इसके बाद आएगा काल, मतलब समय, कि कौन कौन से काल तक इसको देखा गया। तो देखोगे काल जो है वैदिक काल माना जाता है। क्या माना जाता है? अभी सुना है लोग ना कि ऐसे भी सुनता है लोग, कोई भी अगर मतलब कि कोई पंडित आएगा इतिहास बताएगा, भी कोई टीचर ही बताएगा तो वैदिक काल। तो देखोगे कि वैदिक काल को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो वैदिक काल है इस वैदिक काल को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखोगे कि वैदिक काल जो है इसी को वैदिक सभ्यता, क्या वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। और फिर वैदिक सभ्यता को ही हम अभी के दौर में आर्य समाज कहते हैं या फिर आर्य सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता। और जितना अभी भारत जो है, भारत के जितना समाज, यही क्या है? आर्य लोगों के, मतलब कि जो बोला जाएगा कि भारतीयों के पूर्वज कौन है, तो भारतीयों के पूर्वज कौन है? आर्य लोग हैं। तो आर्य लोगों के समाज को, सभ्यता को क्या कहा गया? आर्य सभ्यता। अब आर्य सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अब देखोगे कि ये जो है वैदिक काल, तो वैदिक काल जो है दो खंडों में बंटा है, मतलब इन दोनों का समय जो है अलग अलग समय है। तो जो वैदिक काल है, एक है पूर्व वैदिक काल। क्या है? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल मतलब कि इस काल से भी पहले के समय जो है पूर्व वैदिक काल, और इसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल। क्या होगा? उत्तर वैदिक काल रखा जाएगा। अब इसमें समय आएगा ना कि कितना से कितना समय तक पूर्व वैदिक काल था और कितना से कितना तक उत्तर वैदिक काल है। तो देखोगे कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, कितना से? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को पूर्व वैदिक काल कहा गया। और इसके बाद जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, कितना? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल। समझ में ना? तो उत्तर वैदिक काल यानी कि यहाँ देखोगे कि जो वैदिक काल है, जो हमारा सभ्यता फूला फला यानी आर्य सभ्यता, ये किस काल में? तो यहाँ देखोगे कि उत्तर वैदिक काल जो 1000 से क्या है 600 ईसा पूर्व, इतना समय है। और ये उत्तर वैदिक है। और पूर्व वैदिक काल क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसका मतलब है पूर्व वैदिक काल मतलब कि इस वैदिक काल के पहले के समय, और उत्तर वैदिक काल मतलब कि इस काल के बाद के समय। इस देखोगे कि पूर्व वैदिक काल में क्या क्या चीज़ था। अब आएगा ना कि जितना सारा चीज़ ग्रंथ आएगा, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब कौन से काल में फूला फला। मिटा दे इधर वाला। इधर वाला लिखना होगा तो लिखो। अब देखो यहाँ सबसे पहले जो है पूर्व वैदिक काल, इसके बारे में देखोगे। पूर्व वैदिक काल क्या रहा? कह रहे कि आर्य जो है अर्ध खनाब दोष ग्रामीण लोग थे। कौन? आर्य जो थे। ये चीज याद रखोगे कि आर्य कौन थे। जैसे पूछा जाए कि आर्य कौन थे, अभी आने वाला समय में आगे जब भी कहीं जाओगे, अगर कोई पढ़ा लिखा मिलेगा तो अगर इतिहास पूछेगा तो आर्य की उत्पत्ति पूछेगा। तो आर्य कौन थे? तो आर्य को क्या बोला जाएगा?
अर्धखानाबदोस। कौन? अर्धखानाबदोस ग्रामीण लोग थे। कैसा? ग्रामीण लोग। ग्रामीण लोग का मतलब क्या है? जो गांवों में गुजर बसर करते हैं। क्या? और इन्हीं को मूल निवासी कहा जाता है। क्या? इन्हीं को मूल निवासी कहा जाता है, जो मूलतः मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास क्षेत्र में रह रहे थे। कहाँ पर? और ये जो लोग हैं कहाँ पर रह रहे थे? कैस्पियन सागर। कहाँ? कैस्पियन सागर के आसपास, और भी कहाँ पर? मध्य एशिया। कहाँ? मध्य एशिया में रहा करते। और कह रहा है कि ये जो हैं हिंद कुश पर्वत को पार करके चारागाह की तलाश में लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे। कब आए थे? ये जो आ रहे थे भारत कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। कब? 1500 ईसा पूर्व भारत आए थे। कौन चीज के तलाश में? चारागाह की तलाश में। चारागाह की तलाश में मतलब कि अपना जो भी जानवर है, गाय भैंस बकरी कुछ भी होगा, उसको चराते हुए वे लोग भारत की तरफ कब आया? 1500 ईसा पूर्व में भारत की तरफ पहुंचा। अब देखो रहे, वे सबसे पहले पंजाब में आकर बसे तथा बाद में पूर्व की तरफ चले गए और गंगा के मैदानों में फैल गए। मतलब सबसे पहले जो है आर्य जो है, क्या जो आर्य है सबसे पहले कहाँ पर आए? आर्य जो है सबसे पहले किधर आए? पंजाब की तरफ। कहाँ? पंजाब। तो सबसे पहले पंजाब पहुंचे और फिर पंजाब से चलते फिरते गंगा के मैदान की ओर गए और उधर फैलते चल गए, मतलब उधर अपनी संख्या बढ़ाते गए। गए स्वभाव से प्रकृति के प्रेमी थे। मतलब आर्य का स्वभाव कैसन था? अब आएगा ना, पूछा जाएगा ना कि आखिर आर्य जो हमारा समाज है वो कैसा था? तो स्वभाव इन लोग का प्रकृति प्रेमी था। कैसन था? प्रकृति प्रेमी। तो आर्य के जो पूर्वज जो मानता है आर्य को, वो आज भी प्रकृति प्रेमी है, नहीं है? जैसे संस्कृति देखता है लोग ना कि अलग अलग पेड़ों को पूजा जाता है। आंवला के पेड़ को पूजो, नीम के पेड़ के पूजो, बरगद के पेड़ के पूजो, तुलसी के पेड़ के पूजो। तो प्रकृति प्रेमी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो है अपना जो समझो पूर्वज, तो पूर्वज का कुछ ना कुछ गुण तो मिलना चाहिए। अब कह रहा है कि वे अग्नि, सूर्य, जल, वायु आदि की पूजा करते थे। मतलब जो आर्य लोग थे ये पूजा किसकी करते? सूर्य की पूजा करते, वायु यानी कि पवन देव की पूजा करते, अग्नि की पूजा करते, मतलब जितना प्राकृतिक चीज था, जल की पूजा करते। मतलब ये लोग जो थे आर्य लोग किसकी पूजा करते? जितना सारा प्राकृतिक चीज होता उन सभी का अपने पूजा में समाहित करते। कह रहा है उन्हें हिंदू सभ्यता का जन्मदाता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? यानी कि आर्य को ही हिंदू सभ्यता जो है, हिंदू सभ्यता का जो जन्मदाता है वो कौन है? हिंदू सभ्यता का जन्मदाता आर्य लोग ही है। कौन है? आर्य लोग। कह रहे आर्यों की 6 धार्मिक पुस्तकें हैं जिनसे उनकी आस्था, रीति रिवाजों तथा संस्कृति का पता चलता है। मतलब आर्य जो लोग हैं, आर्य लोग का कई गो धार्मिक जो ग्रंथ माना जाएगा वो है, धार्मिक पुस्तक आर्य की कई गो है? 6 गो है। तो इसको देखो मिटा दे रहे हैं, मिटा दें, लिख लो। लिखते जाओ साथ साथ। अब देखो आर्य की 6 धार्मिक ग्रंथ, क्या चीज? आर्य की 6 गो धार्मिक ग्रंथ, मतलब धार्मिक पुस्तक मान लो। अब देखोगे कि 6 गो जो धार्मिक पुस्तक है आखिर ये कौन कौन सा है? तो सबसे पहले तो वेद मालूम है, जो आर्य की सबसे पहले का अगर धार्मिक पुस्तक है जो रीति रिवाज में विश्वास करते थे, सबसे पहले क्या था? वेद।
और बताओ कि वेदों की संख्या कै गो है? वेदों की संख्या कै गो है? 4 गो है। यानी कि वेद जो है 4 गो है। चारों के नाम क्या है? मान लो कि 4 गो है, तो इन चारों का नाम क्या है? ऋग्वेद और ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामावेद नहीं, यजुर्वेद, सामवेद और इसके बाद अथर्ववेद। चलो ये लिख लो, सामवेद के बाद अथर्ववेद। कि लोग का क्या था? धार्मिक जो पुस्तक है, तो आर्य की 6 में से पहल का जो पुस्तक है कौन है? वेद है। और वेद जो है कै गो होता है? 4 गो। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहाँ देखोगे कि ऋग्वेद जो है, तो सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। यानी सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है। और इस वेद में ईश्वर की प्रार्थना के रूप में 1028 सूत्र है। कितना है? इसमें सूत्रों की संख्या कितना है? हाँ, 1028 सूत्र है, जो कि ईश्वर की प्रार्थना के लिए है। मतलब ये सभी जो सूत्र है सब किसके लिए है? ईश्वर की प्रार्थना के लिए है। ऋग्वेद को विश्व में सबसे पुरानी पुस्तक भी माना जाता है। मतलब विश्व की अगर सबसे पुरानी पुस्तक और सबसे पुरानी वेद है, तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। इसके बाद है सामवेद। तो सामवेद जो है, सामवेद देखोगे कि सामवेद जो है संगीत से संबंधित वेद है। क्या है? सामवेद यहाँ है। तो सामवेद में क्या चीज़ के बारे में आता है? संगीत के बारे में। किसमें? मतलब इसमें संगीत का अध्ययन कराया जाता है। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है बलिदान, धार्मिक अनुष्ठान तथा सूत्रों से संबंधित है। क्या है? जो यजुर्वेद है इसमें क्या होता है? बलिदान। बलिदान चढ़ाया जाता है। मुर्गा काटो, खस्सी काटो, बकरी काटो, कुछ काटो, बस खाली आदमी को छोड़ के। मतलब बलिदान, धार्मिक अनुष्ठान की व्याख्या कौन करता है? यजुर्वेद करता है। कौन? यजुर्वेद। और अथर्ववेद में क्या है? तो कह रहे हैं कि यह जो है चिकित्सा से संबंधित है। इसको औषधि विज्ञान भी कहा जाता है। किसको? अथर्ववेद को। और इसमें जो है चिकित्सा संबंधी अध्ययन किया जाता है। और ध्यान रखोगे कि जो सामवेद है, इस सामवेद में केवल संगीत नहीं, इसमें जादू टोना, डाइन भूटिन, अलग अलग मंत्र, सब चीज़ इसमें है, सामवेद में है। घर को कैसे चलाना है, इन सभी चीज़ का नीति जो है सामवेद में रहता है। तो ये सबसे पहल का किताब रहा। कई गो? 6 गो में से पहला जो किताब है धार्मिक पुस्तक आर्य लोगों का, वो क्या है? वेद है। इसके बाद देखोगे वेद के बाद दूसरा किताब आता है उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? तो कह रहे हैं भारतीय दर्शन का धर्म विज्ञान का मुख्य स्रोत है। मतलब भारत का दर्शन कराने के लिए, भारत का दर्शन करना है तो क्या पढ़ना है? उपनिषद पढ़ना होगा। और कह रहे हैं ज्ञात उपनिषदों की कुल संख्या जो है, तो उपनिषद कितने हैं? टोटल 108 गो है। पुराण कै गो है? 18 गो है। तो इसके बाद देखोगे तीसरा नंबर में इन लोग का जो ग्रंथ है वो था ब्राह्मण। क्या था? और ब्राह्मण में क्या पता चलता? तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण में जो है यह आर्यों के सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का प्रकाश डालता है। क्या चीज़ पर? जो ये नहीं कि ब्राह्मण मतलब पंडित के बारे में, इसमें कुछ नहीं है। इसमें किसके बारे में? जीवन के बारे में बताया गया। आर्य लोगों की जीवन और उसकी राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में इसमें उस पर प्रकाश किया गया। मतलब उसके बारे में व्याख्या किया गया है। इसके बाद है तीसरा आर्णयक। कौन सा ग्रंथ है? पुस्तक आर्णयक। देखोगे कि आर्णयक में क्या है? तो कह रहे हैं वन पुस्तकें ब्राह्मणों के निष्कर्ष भाग हैं।
वन पुस्तक है, मतलब इसमें वन के बारे में व्याख्या किया गया। किसके बारे में? वन के बारे में। तथा उनकी पुस्तक मनुस्मृति वंशानुगत राजा तथा उसकी प्रजा के कर्तव्यों के नियमों से संबंधित है। मतलब इसमें मनुस्मृति के बारे में बताया गया आरण्यक में, और जो राजा बनता कि जो राजा है उसी के घर के फिर राजा बनेगा, इस व्यवस्था के बारे में व्याख्या कौन करता है? आरण्यक जो पुस्तक है वो करता है। इसके बाद जो है पांचवा वो है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति को नहीं मानने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे पहले का व्यक्ति जो मनुस्मृति का विरोध किया वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इसको माने नहीं। करे मनु आर्य काल में महान विधिवेता थे। क्या थे? महान विधिवेता थे तथा उनकी पुस्तक मनुस्मृति तथा राजा के कर्तव्यों के नियमों से संबंधित है। किसके बारे में? और ये जो आरण्यक है, तो आरण्यक में ये रहस्यवाद तथा दर्शन शास्त्र पर महत्वपूर्ण शोध निबंध है। ये क्या है कि आरण्यक में क्या दर्शाया गया? वनों के बारे में, और वन में जो है दर्शन शास्त्र और रहस्य को दर्शाया गया आरण्यक में। और मनुस्मृति में क्या दर्शाया गया? राजा और राजा के राजनीतिक जीवन के बारे में इसमें बताया गया। उस पर प्रजा के कर्तव्यों के नियमों को संबंधित किया गया। और छठा किताब इन लोग का लास्ट किताब था पुराण। क्या था? पुराण। और अभी तक देखोगे कि 6th क्लास में ही ना जाना, एगो वेद जाने थे, उपनिषद जाने थे और पुराण जाने थे। कि वेद 4 गो होता है, पुराण 18 गो होता है और उपनिषद 108। लेकिन ये जो और 3 गो चीज़ है, ब्राह्मण, आरण्यक और मनुस्मृति, इसके बारे में नहीं जाना था। देखो कि पुराण जो है, पुराण कै गो है टोटल? पुराणों की संख्या 18 गो है। कै गो है? 18 है। करे वे आर्य सभ्यता के धार्मिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं को बताते हैं तथा इसमें किंवदंती, धार्मिक विधि, रीति रिवाज तथा नैतिक संहिता शामिल है। मतलब इसमें केवल जीवन के बारे में, नीति संहिता, विधि विधा, सब चीज़ के बारे में क्या किया है? पुराण में व्याख्या किया गया है। इतना लिख लो। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल जानो। क्या चीज़? तो उत्तर वैदिक काल कल पढ़ोगे।